स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईटीसी के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट और इसको हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये वाला पार्ट 1 है, इसके बाद 2 पार्ट्स आपको और देखने को मिलेंगे। ब्लॉक्ड क्रेडिट हमको देखने को मिलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर में, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 तक हम लोगों ने पिछले वीडियोज में कवर कर लिया है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 जो कि हमारा अपोर्शनमेंट से रिलेटेड था, जहां पर हमने रूल 42 एंड रूल 43 इनको डिस्कस किया था। और सेक्शन 16 भी हम लोग कवर कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी और कंडीशंस के बारे में बात करी थी। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं आईटीसी के, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहां पर पिछले सारे वीडियोस देख सकते हो। सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस अपलोडेड मिलेंगे। बात करें इस वीडियो की, तो यहाँ पर हम लोग 3 क्लॉज को डिस्कस करेंगे। जैसे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो होता है, ये हमें कुछ लिस्ट ऑफ क्लॉजेस देता है। तो उन क्लॉज में से 3 क्लॉज की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे, बाकी क्लॉजेस को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमें बताता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। अब ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग जब आईटीसी पढ़ते हैं, तो आईटीसी का मेन पर्पस क्या होता है? जो भी हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं अपना जो भी हमने इनपुट टैक्स पे किया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल देते हैं। यानी कि हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमको गवर्नमेंट को पे करनी थी, वो अब कम पे करना है। जैसे मान लो अगर पहले आपको 10,000 रुपये पे करना था, और अगर आपने इनपुट टैक्स मान लो 2,000 रुपये दिया हुआ है पहले से सप्लायर्स को, तो इसका आप क्रेडिट ले लेते हो, तो आपको जो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो 8,000 रुपये ही पे करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा आईटीसी। अब अगर ये आईटीसी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने का मतलब जिसका हम पहले क्लेम कर रहे थे 2,000 रुपये, अब ये हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमको पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट को यहाँ पर देना पड़ेगा, 10,000 रुपये। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्रेडिट जो कि आपका ब्लॉक हो गया है, जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो, यानी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से आप अपने रिड्यूस नहीं कर सकते हो। और किस किस केस में होगा, ये हम लोग एक एक करके सारे क्लॉजेस में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ क्लॉजेज। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्लॉजेज हमको प्रोवाइड करता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर क्लेम्स। आप उन जो इनपुट टैक्स है उसका क्लेम नहीं कर सकते हो, आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हो। क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनपुट टैक्स इनकर्ड ऑन सर्टेन एक्विजिशन, यानी कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे गुड्स की, कुछ ऐसे सर्विसेज की बात करेंगे जिनको अगर आप अवेल करते हो और उन पर जो भी जीएसटी आपने पे किया है उसका क्लेम आप नहीं कर सकते, तो वही यहाँ पर ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है। तो इनकर्ड ऑन सर्टेन एक्विजिशन इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने उनके एक्विजिशन को प्रोहिबिट किया हुआ है। मतलब अगर आप उनको लेते हो, तो जो भी जीएसटी आपने उस पर पे किया उसका क्लेम आप नहीं ले पाओगे। सच जीएसटी इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड दिस इज नोन एज ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो यानी कि सीधी सी बात है कि आपका टैक्स में जो कॉस्ट है उसमें वो ऐड हो जाता है। जैसे मान लो आपने अगर 1 लाख रुपए का गुड खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए का गुड खरीदा, जिसमें से कि 90,000 रुपये मान लेते हैं इसकी थोड़ी देर के लिए कॉस्ट थी, और 10,000 रुपये आपने इस पर जीएसटी दिया था। 10,000 रुपये का आपने इस पे जीएसटी दिया था। यहाँ पर रुके रुके 10,000 रुपये आपने इस पे जीएसटी पे किया था। अब अगर हम मान लीजिए कि 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये रिड्यूस कर पाते, तो हमारी जो कॉस्ट एक्चुअल में पड़ती वो 90,000 रुपये की पड़ती इनवर्ट सप्लाई की। लेकिन अब क्योंकि हम क्लेम नहीं कर पा रहे, तो हमारी टोटल जो कॉस्ट हुई वो कितनी हो गई? वो हमारी हो गई 1 लाख रुपये। तो यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। इसके बाद यहाँ पर बताया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ओवरराइड्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन जनरल व्हेन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पर हमने जब सेक्शन 16 डिस्कस किया था, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो होता है वो हमें बताता है कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो उसकी सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि एक तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, आप जीएसटी एक्ट के अंदर में रजिस्टर हो। दूसरा, जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो या फिर जो भी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, मतलब आपने इनपुट में यूज किया है, वो आप बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करो। अगर आपने पर्सनल के लिए यूज किया है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप मोबाइल फोन खरीद के ला रहे हो, तो अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए ला रहे हो, तो फिर आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको बिजनेस में यूज किया है, तो फिर आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो, तो फिर आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमें इसको, मतलब ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 है, इसको ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड का मतलब इसको एक तरीके से खत्म कर देता है। यानी कि अगर आपने ब्लॉक्ड क्रेडिट में जो हम गुड्स और सर्विसेज को डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने उनको यूज किया होगा बिजनेस पर्पस के लिए, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तब भी, तो भी यहाँ पर आपका आईटीसी ब्लॉक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और अब अगर आप मान लो रजिस्टर्ड पर्सन होते हो, तो आप उसका क्लेम कर लो, आप तब भी उसका क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब जो ब्लॉक हो गया तब भी आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5
ओवरराइड कर देता है हमारे सारे प्रोविजंस को ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। इसके साथ में यहाँ पर सेक्शन 18 जो कि हमको स्पेशल प्रोविजंस बताता है स्पेशल केसेस के अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी के, उसको भी ओवरराइड यहाँ पे कर देता है। तो ये हो गई बात हमारी इन जनरल कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है और हमारा किस तरीके से कॉस्ट को अफेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया इट हैज अ टोटल ऑफ 11 क्लॉजेज, 11 टोटल क्लॉज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज ए बी, बी सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड आई। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए एंड क्लॉज ए बी। इसके बाद बाकी जितने क्लॉज बचेंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लॉज ए को। यहाँ पर क्लॉज ए जो हमें बताता है वो कहता है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंशन। अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज करी है, यानी कि अगर आपने कार परचेज करी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने उस पर जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। हैविंग एन अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। जैसे मान लीजिए कि ये आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, ये आपने गाड़ी खरीदी, इसके अंदर यहाँ पर ड्राइवर बैठेगा, यहाँ पर हमारे बाकी के पैसेंजर बैठेंगे। तो ये जो पैसेंजर हैं ये यहाँ पे मान लीजिए होती हैं 12, मतलब 12 सीटें उसके अंदर लगी है और ये हो गया हमारा एक ड्राइवर, ये हो गया एक ड्राइवर। तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 13। तो यहां पर बोल रहे हैं मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग एन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, यानी कि 13 से कम या 13 तक, मतलब 13 तक अगर सीटिंग कैपेसिटी है तो जो भी उस मोटर व्हीकल पर आपने जीएसटी पे किया होगा वो आपका यहां पर ब्लॉक हो जाएगा। अगर 13 से ज्यादा होता है इसका मतलब क्या निकला, अगर 13 से ज्यादा होता है तो क्या हमको मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 की जगह पे 13 सीटें होती हैं, जैसे हम लोग बस में चलते हैं तो होता है ना कि बस नॉर्मली बस में तो होता ही है 13 से ज्यादा, मतलब अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीट लगी हुई है तो 13 सीट अगर मान लीजिए पैसेंजर की हो गई, उसमें एक इंक्लूडिंग ड्राइवर होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 14। तो अगर 14 हो जाता, मतलब 13 से अगर ज्यादा निकलता है, तब फिर उस केस में आपको यहाँ पर जो भी जीएसटी आपने पे किया होगा वो ब्लॉक नहीं होगा, उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर देखिए लिखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अगर आप करो तभी ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो तो फिर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो भी व्हीकल आपने खरीदा है उस पर जो भी जीएसटी आप पे करोगे उसका क्लेम आप कर सकते हो, वो आपका ब्लॉक क्रेडिट के अंदर में नहीं आता। तो क्लॉज ए के अंदर में हमने ये देखा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे हो उसके लिए आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है, ठीक है, अप टू 13%, या फिर आप कह सकते हो नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को इंक्लूड करके, तो जो भी जीएसटी आपका है वो आपका ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा। एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन वैसे हमने डिस्कस ही कर लिया यहीं पर, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको फिर भी। देखिए एक्सेप्शन में क्या आएगा, एक्सेप्शन में आएगा कि अगर आप मान लो मोटर व्हीकल खरीदते हो तो कौन कौन से केसेस में आपको आपका जीएसटी आप क्लेम कर सकते हो। इफ द इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स का मतलब हुआ जिनकी कैपेसिटी क्या है, अप टू 13 है, ठीक है, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल ही हो जाते हैं। आर यूज फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, यानी कि ये जो पर्पज की हम लोग बात करने वाले जो तीन आपको दिख रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं एलिजिबल पर्पज, ठीक है, एलिजिबल पर्पज। टैक्स पेड ऑन देयर परचेज कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी, यानी कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आपकी मान लीजिए कि ये जो आपने मोटर व्हीकल खरीदा है अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 होती तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी जो आपने मोटर व्हीकल खरीदा है उसकी सीटिंग कैपेसिटी अगर अप टू 13 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आप क्लेम कर सकोगे अगर आपने ये वाले जो पर्पस जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इनके लिए अगर आप अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अगर आपने जो मोटर व्हीकल है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है जो कि हमारी इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, उसको अगर आपने फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया है, मतलब आपने उसको आगे किसी और को बेचने के लिए खरीदा है, तो जिससे भी आपने खरीदा होगा जो भी आपका सप्लायर होगा उसको जो भी जीएसटी आपने पे किया होगा उसका क्लेम आप यहां पर कर सकते हो, तब वो ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर इसी मोटर व्हीकल को खरीद करके आप खुद यूज करने लग जाते हो तो फिर आपका क्रेडिट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी फर्दर टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आप आईटीसी को क्लेम कर पाओगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए उस व्हीकल को खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने कैब खरीद ली, ठीक है, तो जो कैब आपने खरीदी है आपने किस लिए खरीदा है, आपने अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए किया, आप एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर के जाते हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपकी अगर जो मोटर व्हीकल है वो अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 तक भी है तो भी यहाँ पर आपको आईटीसी मिल जाएगा।
तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमें बता रहा है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। आप देखते हो ना जो ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं कार चलाने के, वो लोग भी कारों को खरीदते हैं ताकि वो लोग आगे इसको फर्दर टैक्सेबल सप्लाई कर सके, ट्रेनिंग दे सके लोगों को। तो उन्होंने जो भी कारें अपने लिए खरीदी हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उस पर भी उनको यहाँ पर आईटीसी मिल जाएगा, चाहे उनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 तक ही हो। कार की सीधी सी बात है कि 13 से कमी कमी होगी। एक बार समअप कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमने देखा कि मोटर व्हीकल जो भी हम खरीद रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो हमारी इन एलिजिबल मोटर व्हीकल हो जाती है, उस पर आईटीसी हमारा ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर यही इन एलिजिबल मोटर व्हीकल हम इन पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर हम उसको आगे बेचने के लिए खरीदते हैं, तो हमें आईटीसी उसका मिल जाएगा, तब हमारा आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। अगर हम उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ये भी टैक्सेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फ्री में कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर हम उसको कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, तब भी हमारा आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पर अगर हम ट्रेनिंग देने के लिए खरीद रहे हैं उनको, तो भी यहाँ पर हमारा आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, हमको यहाँ पर आईटीसी मिल जाएगा। इसके बाद कुछ और पॉइंट हमारे पास में आते हैं, एक एक करके उनको देख लेते हैं। यहाँ पर नोट्स हैं आपके, आप अपने चाहो तो नोट्स में इसको ऐड भी कर सकते हो। आईटीसी ऑन इन एलिजिबल मोटर व्हीकल यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड। इनका कहने का मतलब है कि जो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल हमारा था, उसको अगर आपने इन एलिजिबल पर्पस के अलावा किसी और अदर पर्पस के लिए अगर यूज किया है, तो फिर यानी कि आपका क्या होगा, आईटीसी जो भी आपने पे किया है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आईटीसी किन के लिए मिलने वाला है, इन पर्पस के लिए ही यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट हमें बोला आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर यूज फॉर एनी पर्पस इज अलाउड। यानी कि ये वाले जो पर्पस हमने डिस्कस किए थे, ये वाले जो हमने पर्पस डिस्कस किए थे, ये थे इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के लिए। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल कौन सी होती है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 होती है। अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 को एक्सीड कर जाती है, तो फिर वो आपकी इन एलिजिबल मोटर व्हीकल नहीं रहती। यानी कि अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होती है, तो फिर आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जीएसटी आपने पे किया उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में पॉइंट आता है आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अदर देन द इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। यानी कि इन एलिजिबल मोटर व्हीकल को छोड़ करके कोई भी और तरीके की मोटर व्हीकल होती है, जैसे मान लीजिए कि मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया। जैसे इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के अंदर में कौन सा है, एक तो ये हो गया जिसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है, दूसरा हम वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे थे। यहां पर लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो फिर वो आपका इन एलिजिबल मोटर व्हीकल नहीं होगा, तब आपका वो एलिजिबल मोटर व्हीकल ही होगा, या फिर डंपर्स हो गए, टिपर्स हो गए, तो ये सारे आपके एलिजिबल मोटर व्हीकल होते हैं, और इनको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज करो। यहाँ पर कोई भी एलिजिबल या फिर इन एलिजिबल पर्पस नहीं होता, कोई भी पर्पस के लिए अगर आप यूज करो तो आपको यहाँ पर जीएसटी अलाउड हो जाएगा। सिर्फ किस केस में नहीं होगा, जब आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम होती है और आप उसको इन एलिजिबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अदर देन द एलिजिबल पर्पस अगर आप उसको यूज कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉज डबल ए। क्लॉज डबल ए हमें बताता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में। जैसे अभी हमने पीछे क्लॉज ए में बात करी मोटर व्हीकल, वैसे यहाँ पर क्लॉज डबल ए में बताता है कि अगर आपने मान लो शिप खरीदा है, ठीक है, वेसल खरीदी, या फिर अगर आप प्लेन खरीद रहे हो, उस केस में जो भी आपने उन पर जीएसटी पे किया है, वो जीएसटी आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा, आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये चीज देखिए, आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन जीएसटी पेड फॉर द परचेज ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ पर भी बात वही है कि यहाँ पर भी कुछ हमारी एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन क्या है, if the vessels and aircrafts are used for any of the following purpose, tax paid on their purchase can be claimed as ITC। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, ये एक तरीके से हो गए हमारे एलिजिबल पर्पस। आपने जो भी वेसल या एयरक्राफ्ट खरीदा है, आप उसको, आपने जो भी जीएसटी पे किया उसको आपको ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वेसल या एयरक्राफ्ट को आप इन एलिजिबल पर्पस के लिए यूज करते हो, तो फिर आपका आईटीसी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो ब्लॉक नहीं होगा। पहला पॉइंट इसमें देखने क्या है, पहला पॉइंट हमें बता रहा है मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट। जैसे हमने मोटर व्हीकल में बात करी थी, सेम टू सेम हमारी यहाँ पर भी वही चीज एप्लीकेबल होगी। अगर आप शिप को यानी कि वेसल को या फिर एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हो ताकि आप उसको फर्दर सप्लाई कर सको, ठीक है, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, ऐसा नहीं कि फर्दर एग्जाम सप्लाई आप उसको करो, फर्दर अगर आप उसको बेच देते हो, टैक्सेबल सप्लाई अगर आप करते हो उसकी, तो फिर जो भी जीएसटी आपने पे किया होगा उसका क्लेम आप आराम से कर सकते हो, वो ब्लॉक आपका नहीं होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर आप वेसल का, एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जैसे हमने मोटर व्हीकल में वो उसमें देखा था पॉइंट में कि अगर आप कैब खरीदते हो, मान लो कार खरीदी आपने और उसका यूज आप कैब की तरह कर रहे हो, कैब सर्विस आप दे रहे हो लोगों को, और वहां पर ट्रांसपोर्ट करो पैसेंजर्स को, तो फिर सीटिंग कैपेसिटी तो सीधी सी बात है कि कार में 13 से कम ही होती है।
लेकिन फिर भी आपको वहां पर आईटीसी मिल जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपका एलिजिबल पर्पस है। उसी तरीके से यहाँ वेसल और एयरक्राफ्ट में क्या हुआ, वेसल और एयरक्राफ्ट में भी अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर जो भी जीएसटी आपने पे किया उसका क्लेम आप कर लोगे, वो ब्लॉक आपका नहीं होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें बोल रहा है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, और फोर्थ पॉइंट बोल रहा है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। अगर आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, आप उस एयरक्राफ्ट को यूज करते हो ताकि आप पायलट्स को ट्रेन कर पाओ, या फिर जो आपने वेसल खरीदा है उसको भी आप यूज करते हो ताकि आप वहां पर जो कैप्टन होते हैं शिप्स के, ठीक है, या फिर जो उनका स्टाफ होता है, उसको आप नेविगेशन में हेल्प कर पाओ, जो सी में नेविगेशन होता है उसकी ट्रेनिंग अगर आप देना चाहते हो उनको, तो फिर यहाँ पर आपने जो भी वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा उस पर जो भी जीएसटी आपने पे किया होगा वो आपका ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आपने वेसल या फिर एयरक्राफ्ट को खरीदा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिया है उनको, तो भी यहाँ पर आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। तो नॉर्मल केसेस में अगर मान लो आप खुद के लिए अपने एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, ठीक है, आपने प्राइवेट जेट खरीद लिया, या फिर अगर मान लो आपने शिप खरीद लिया, तो सीधी सी बात है कि आपने जीएसटी पे किया ही होगा, तो फिर आपका आईटीसी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, जो भी आईटीसी आपने दिया है वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर इन्हीं वेसल या एयरक्राफ्ट का यूज आप इन पर्पस के लिए यूज कर लेते हो, तो फिर आपको आईटीसी यहाँ पर मिल जाएगा, वो ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्लॉज आता है क्लॉज ए बी, जो कि बात करता है जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। यानी कि हमने इन एलिजिबल मोटर व्हीकल जिसकी बात हमने क्लॉज ए में करी थी, और वेसल एंड एयरक्राफ्ट जिसकी बात हमने क्लॉज डबल ए में करी थी, इन मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट का जो भी इंश्योरेंस पर हमने खर्चा किया है, इंश्योरेंस आपने कराया होगा तो आपने उस पर जीएसटी भी पे किया होगा। आप अपने जो आपकी गाड़ी है उसका जब जब आप वो कराते हो, इंश्योरेंस कराते हो, तो आप उस पर जीएसटी पे करते हो, आप देखना उसमें, ठीक है। अगर आपने सर्विसिंग इसकी करवाई है, सीधी सी बात है सर्विसिंग आपको करवानी पड़ेगी व्हीकल की, वेसल्स की, एयरक्राफ्ट की, तो सर्विसिंग पे जो भी आपने खर्चा किया उस पर भी आपने जीएसटी पे किया होगा। या फिर अगर आप उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जो है उस पर आप जीएसटी पे करो। अगर आपने इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट इनके रिलेशन में कोई भी इंश्योरेंस सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर जो भी खर्चा किया है, और उस खर्चे के साथ में आपने जीएसटी जो पे किया है, उसका भी आईटीसी आपका यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, वो आपको क्लेम नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए लिखा इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स वेसल्स और एयरक्राफ्ट विच आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अलाउड। यानी कि जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी इन वाले पर्पस के लिए, ठीक है, ये वाले हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये हो गया इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। अभी इनकी भी बात करेंगे, अभी इनकी भी बात करेंगे। देखिए यहां पर आती है हमारी एक्सेप्शन, यानी कि हमारे इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट, इन पर जो भी हमने इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया है, जो जीएसटी हमने पे किया है, वो हमारा हमको उसका क्लेम मिल जाएगा अगर हम ये वाले काम करते हैं। यहां पर देखिएगा सच सर्विसेज रिलेटिंग टू इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट व्हेन यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस। यानी कि जो हमारी इन एलिजिबल मोटर व्हीकल थी, अगर हम उसको एलिजिबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो आपको पता है कि यहां पर हमारा आईटीसी ब्लॉक नहीं होता, हमको उसका क्लेम मिल जाता है। और वेसल्स और एयरक्राफ्ट के केस में भी यही है कि जिन एलिजिबल पर्पस को हमने डिस्कस किया था, अगर आप उन एलिजिबल पर्पस के लिए उस वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज करते हो, तो जो भी आपका ब्लॉक आईसी मतलब जो आईटीसी है, वो ब्लॉक यहाँ पर नहीं होता, आपको क्लेम वहां पे मिल जाता है। तो अगर आप ये करते हो कि इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को भी आपने एलिजिबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या फिर अगर आपकी वेसल और एयरक्राफ्ट है उसको भी अगर आप एलिजिबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उस केस में जो भी आपने इंश्योरेंस पर, सर्विसिंग पर, रिपेयर्स पर खर्चा किया है, जो जीएसटी आपने पे किया है, उसका क्लेम आप आराम से कर सकते हो, वो फिर आपका ब्लॉक नहीं होगा। क्योंकि यहां पर जब ब्लॉक नहीं किया तो हम यहां पर एबी में भी उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है सच सर्विसेज व्हेन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स वेसल्स और एयरक्राफ्ट। यानी कि देखिए क्या होता है, यहां पर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर टाटा कंपनी कार बना करके बेच रही है, तो वो यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर अब अपने जो मोटर कार बना लिए, कई बार वो लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जब, तो उसका इंश्योरेंस ले लेते हैं पहले से, कि मान लो अगर रास्ते में जो हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इन कार्स को, उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में वो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। कई बार वो लोग स्टार्टिंग में भी सर्विस कराते हैं, ठीक है, मतलब जब कार बन जाती है तो उसके बाद भी उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा बहुत जो करना होता है वो भी देख लेते हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है मोटर व्हीकल का या फिर मान लीजिए एयरक्राफ्ट और वेसल का, और ये सर्विसेज इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, रिपेयर और मेंटेनेंस की अगर वो लोग ले रहे हैं, तो फिर उस केस में भी उनको यहाँ पर इसका जो क्लेम है वो मिल जाता है, वो ब्लॉक नहीं होता। दूसरा यहाँ पर बोला सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट।
मान लो आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, आपने जो भी इंश्योरेंस पे वहां पे चार्जेस दिए होंगे उसका जीएसटी क्लेम आप नहीं कर सकते, वो ब्लॉक हो गया। अब मान लीजिए कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का जब एक्सीडेंट हुआ तो कार गई यहाँ पर सर्विस सेंटर में, वहां पर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो। जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो पैसा आपको तो देना नहीं है, तो जब पैसा आप नहीं दे रहे हो तो पैसा कौन भर रहा है, तब वहां पर पैसा भरते हैं इंश्योरेंस वाले। तो जो इंश्योरेंस वाले यहाँ पर सर्विसेज, उसकी सर्विसिंग करवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे, तो वो खर्चा उनकी जेब से तो जा रहा है ना। तो वो जब खर्चा उनकी जेब से जा रहा है तो इसका मतलब जीएसटी भी कौन पे कर रहा होगा, जीएसटी भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर रही होगी। तो जब जीएसटी वो लोग बियर कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा, उनका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में अगर आपने खुद कोई भी इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस करवाया है, मतलब खर्चा दिया है उसका, तो उसका क्लेम आप नहीं करवा सकते हो, उसका जो आईटीसी आपने पे किया है वो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट को एलिजिबल पर्पस के लिए यूज किया है, तो फिर आपको यहाँ पर जो भी खर्चा आप कर रहे हो इंश्योरेंस पे, सर्विसिंग पे, रिपेयर मेंटेनेंस पे, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मोटर व्हीकल हो गया, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स हो गया, इनके उनको भी मिल जाता है, उनको भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस सर्विस जो कंपनी है, उनको भी यहाँ पर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में जो भी जीएसटी उन्होंने पे किया वो ब्लॉक नहीं होता, उनका भी क्लेम वो कर सकते हैं। तो डिटेल में हम लोगों ने देखे, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो इसके बाद बाकी के क्लॉजेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक ही बार में आप सारे क्लॉज समझ लो, आपको बाय हार्ट ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और इन एग्जांपल में देखेंगे कि हमारा आईटीसी अलाउड है या फिर नॉट अलाउड है। साइड बाय साइड आप लोग भी इसको करते रहना। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर बोल रहा है एबीसी लिमिटेड परचेज्ड कार्स फॉर एम्प्लॉयज ऑफिशियल यूज। एम्प्लॉयज का ऑफिशियल यूज है तो क्या आईटीसी यहाँ पर अलाउ होना चाहिए या फिर अलाउड नहीं होना चाहिए। सबसे बेसिक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कार है, कार में सिटिंग कैपेसिटी सीधी सी बात है कि लॉजिक कहता है कितनी होगी, लेस देन 13 ही होगी, या फिर अप टू 13 हो सकती है, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो कार अगर आपने खरीदी है, सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा, चाहे आप ऑफिशियल यूज करो, पर्सनल यूज करो, इससे हमें मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी परचेज कार्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जो था हमारा, वो क्या था, वो एलिजिबल पर्पस के अंदर आ रहा था। और एलिजिबल पर्पस के अंदर अगर आप खरीदते हो, मतलब उन एलिजिबल पर्पस के लिए अगर आप यूज करो, तो फिर आपको आईटीसी यहाँ पर मिल जाता है। कार डीलर परचेज कार्स फॉर फर्दर सप्लाई फ्रॉम इट्स शोरूम। तो हमने अभी देखा कि अगर आपका शोरूम में आप कार को खरीद रहे हो और उसको फिर आप फर्दर टैक्सेबल उसकी सप्लाई कर देते हो, तो भी यहाँ पर आपका आईटीसी उन कार्स पे ब्लॉक नहीं होता, आपको उसका पूरा का पूरा क्लेम मिल जाता है। एबीसी लिमिटेड परचेज्ड एयरक्राफ्ट फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स सीईओ। ऑफिशियल यूज से ये मत सोचेगा कि वो यहाँ पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ऑफिशियल यूज करो, पर्सनल यूज करो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप उन एलिजिबल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो हमें मतलब नहीं है। अगर आपने ये जो एलिजिबल पर्पस की हमने बात करी थी, अगर आप इनके लिए यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आप हमारे लिए मैटर नहीं करते, तब हम आपका आईटीसी यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। PQR लिमिटेड परचेज बसेस फॉर डेली कम्यूटिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू ऑफिस एंड। तो यहाँ पर देखिए क्या खरीदा गया, यहाँ पर खरीदी गई है बसेस। अब बसेस की जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इन जनरल हमारी मोर देन 13 ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है। तो हमने जो नोट्स देखे थे उन नोट्स में हमने बात करी थी, ये देखें, ये देखिए यहाँ पर मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर यूज फॉर एनी पर्पस। कोई भी पर्पस आप यूज करो, एलिजिबल हो इन एलिजिबल हो, कोई मतलब नहीं। सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप वहां पर एक पॉइंट डाल दीजिएगा कि बसेस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 से ज्यादा ही होती है नॉर्मल केसेस में, इसीलिए हमारा ये वाला केस वो हो जाएगा। तो एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा तो अगर मान लीजिए आंसर कुछ और भी होता है उनके हिसाब से, तो भी वो उस पर नंबर आपको दे सकते हैं। इसके बाद आता है XYZ लिमिटेड परचेज ट्रक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करो, पर्सन को नहीं करो, तो आप कोई भी पर्पस करो, हमें उससे मतलब नहीं, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कोई भी हो, आपको एलिजिबल यहाँ पर आईटीसी आपका मिल जाएगा। इसके बाद है कार ड्राइविंग स्कूल परचेज कार्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। अगर आपने ट्रेनिंग के लिए किया, यानी कि क्या है, ये है एलिजिबल पर्पज, तो इसके लिए आईटीसी क्या होता है, एलिजिबल हो जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखें, यहाँ पर नॉट अलाउड हो गया, यहाँ पर आपका अलाउड हो गया, यहाँ पर आपका अलाउड हो गया, यहाँ पर नॉट अलाउड हो गया, यहाँ पर अलाउड हो गया, अलाउड हो गया और अलाउड हो गया। बाकी यहाँ पर आपको रीजनिंग दी हुई है, आप इस रीजनिंग को अपने आप से देख लेना। ठीक है, इस रीजनिंग को आप यहाँ पर अपने आप से देख लेना, और चाहो तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा।
चलते हैं और केसेस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है एन एविएशन स्कूल परचेज्ड एयरक्राफ्ट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो हमने देखा था कि अगर आप वेसल्स या एयरक्राफ्ट का यूज अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हो तो वो आपका जो आईटीसी है वो ब्लॉक नहीं होता, आपको यहाँ पर अलाउड हो जाता है। इसके बाद आता है एबीसी लिमिटेड टेकन जनरल इंश्योरेंस ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। हमने देखा था कि अगर आपने मान लो जनरल इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो फिर आपका आईटीसी ब्लॉक होता है। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, मैंने कहा ना कि मान लीजिए कार को वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स में कार को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे नॉर्मली वो लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में तो उनको क्लेम वहां पे मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आपने जनरल इंश्योरेंस करवाया है, चाहे आपने इंश्योरेंस करवाया हो, चाहे आपने सर्विसिंग करवाई हो, चाहे आपने रिपेयर और मेंटेनेंस भी करवाया हो, तो भी यहाँ पर हम आपको आईटीसी दे देंगे, आपका आईटीसी रोकेंगे नहीं। इसके बाद आता है एबीसी लिमिटेड टेकन जनरल इंश्योरेंस ऑन कार्स परचेज बाय देम फॉर एम्प्लॉयज ऑफिशियल यूज। बार बार ये लोग ऑफिशियल यूज देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जनरल इंश्योरेंस हमने लिया है ऑन कार्स परचेज, मतलब एक एबीसी लिमिटेड था, उसने अपने एम्प्लॉयज को कार दी और उनके लिए इंश्योरेंस करवा दिया। क्या होगा? नहीं होगा, नॉट अलाउड है। तो इसके बाद आता है पीक्यूआर लिमिटेड टेकन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस फॉर अ ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स। अगर आपने इसके जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक था, तो अगर आपका जो ट्रक है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो हमारी एलिजिबल हो गई, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल थोड़ी हुई। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के केस में जो भी आपने रिपेयर या इंश्योरेंस का क्लेम लिया होता है वो आपका ब्लॉक होता है, बाकी के एलिजिबल उसमें जो मोटर व्हीकल होती है उसमें नहीं होता है। तो ट्रक जो है जिसका आप यूज कर रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो आपकी एलिजिबल मोटर व्हीकल होती है। एलिजिबल मोटर व्हीकल के केस में यहाँ पर अलाउड होता है। एबीसी लिमिटेड यूजेस कैब सर्विस फॉर ऑन साइट विजिट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अब यहां पर देखिए कैब सर्विस दी जा रही है, लेकिन किसको दी जा रही है? एम्प्लॉयज को दी जा रही होगी। तो अगर एम्प्लॉयज को दी जा रही है तो यहाँ पर कंपनी नॉर्मली अपने एम्प्लॉयज से, यहाँ पर जब साइट पे वो लोग विजिट करते हैं उनको कैब सर्विस मिलती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग देते हैं, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो लेकिन आप वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। पॉइंट्स जाकर के पीछे एक बार देख लेना, हम लोगों ने इसकी बात पहले भी अच्छे से कर ली है। इसके बाद लास्ट आता है एबीसी लिमिटेड यूज ट्रक्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, गुड्स को ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है तो फिर आपको आईटीसी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर आपका अलाउड हो गया, यहाँ पर अलाउड हो गया, यहाँ पर नॉट अलाउड है, यहाँ पर आपका अलाउड हो गया, यहाँ पर नॉट अलाउड और यहाँ पर आपका अलाउड। बाकी आपकी रीजनिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख लेना। यहाँ पर देखिए लिखा है सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, मतलब 13 तक है, तो आपका जो वो है वो नॉट अलाउड होता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो कैब सर्विस है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रही है लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रही है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर है लेकिन वो टैक्सेबल भी होना चाहिए, आप फ्री में अगर उनको दे रहे हो तो फिर आपको वहां पर आईटीसी नहीं मिलता उसका। तो यही बात यहाँ पर करी गई है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है क्लॉज ए को, क्लॉज डबल ए को एंड क्लॉज ए बी को। कहीं पर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 कवर करेंगे जहाँ पर हम लोग कुछ और क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।